हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार हो रहा है और हिमांक में अवनमन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, आज के सेशन में जो चौथी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या अणुसंख्य गुण जिसे आप कहते हैं परा, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों साइड में आपको क्या दिख रहा है? H2O दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको आप एसपी मेम्ब्रेन, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर बीच में कहीं सेट कर दी है। क्लियर? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? कुछ चीजों को अपने में से पार होने देती है और कुछ को नहीं होने देती। अब वो कुछ चीजें क्या हैं? आप यहाँ पर विलायक की बात करते हैं कि जो विलायक होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपका पार हो जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक्चुअल में होते क्या है? छोटे छोटे आपके छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों से आपका क्या होता है? विलायक पार कर जाता है। ओके, विलेय के कण इससे पार नहीं हो पाते हैं। क्लियर? समझ गए? तो पहली चीज, इससे आर पार क्या जाएगा? विलायक जाएगा, ठीक है। परासरण विलायक के ही गमन की बात करता है, यानी विलायक एक जगह से दूसरी जगह पर आपका क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्लियर? अब आपने क्या किया? पहले तो दोनों ही साइड में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में विलायक ही थे। अब उन्होंने क्या किया? यहाँ पर C6H12O6 एक विलेय इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। क्या किया? विलेय को ऐड कर दिया। अब विलेय को ऐड करने के बाद विलायक का एक साइड क्या बन गया है? आपका विलियन बन गया है, और दूसरी साइड क्या रह गया? प्योर सॉल्वेंट रह गया। क्लियर? ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज ऐड करने के बाद ये वाला साइड जो है ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन, यानी कि विलियन बन चुका है। और ये वाला साइड अभी भी क्या है? विलायक, यानी कि प्योर सॉल्वेंट है आपका। क्लियर? तो अब होगा क्या? जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने में से विलायक को गुजरने देगी, तो विलायक का ही यहाँ पर गमन होगा। और कहां से कहां को होगा? विलायक से विलियन की ओर को गमन होता है, यानी कि विलायक यहां से और विलियन की ओर क्या करेगा? फ्लो करेगा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करेगा। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, देखो सांद्रता के टर्म्स में हम व्यक्त करते हैं किसी भी विलियन को। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसमें आपका विलियन है, तो विलियन में विलेय पदार्थ है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। अधिक सांद्रता आप इधर कह सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये वाली साइड में चूंकि यहाँ पर सिर्फ शुद्ध विलायक है, विलेय पदार्थ नहीं है, तो इसको आप कम सांद्रता कह सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं पर भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक का गमन होगा तो उसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। अब हो क्या रहा है? इस कम सांद्रता की ओर से जो मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के या अणु है विलायक के, वो गमन कर रहे हैं कौन सी साइड को? अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? कोई चीज आ रही है, गति करके आ रही है, या आप कह रहे हो कि वो एकदम तेजी से आ रही है, तो आप क्या करोगे? वहां पर उसको रोकने के लिए एक दबाव लगाएंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल का जो आपका क्या कह रहे हैं गति है, वो इस साइड को हो रही है, अधिक सांद्रता की ओर। अब आप क्या करेंगे? इसके विपरीत आप एक क्या प्रेशर अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे? दाब, जिसे आप कह रहे हो। इसी दाब को आपका क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। ओके, तो परासरण दाब क्या है? जो परासरण को रोकने के लिए, ठीक है, जितना दाब आप लगा रहे हैं जिससे कि परासरण रुक जाए, यानी कि विलायक शुद्ध विलायक से विलियन की ओर गति ना करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। ओके, ये परासरण दाब आपका क्या होगा? देखो यहाँ पर जितने अधिक सांद्रता होगी, यानी कि जितनी ज्यादा यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा होगी, उतना अधिक आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर परासरण दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। पाई होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि वहां पर मोलैरिटी कितनी है, सांद्रता आपकी कितनी है। ओके, देन दूसरा आपका क्या है?
टेम्परेचर के भी ये समानुपाती होता है। क्लियर? तो इसको समझ लेते हैं। परासरण समझ में आ गया होगा। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का गमन परासरण कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर को जब गमन हो रहा है उसको परासरण कह रहे हैं। और परासरण को रोकने के लिए जो आप दाब लगा रहे हैं वो क्या है? आपका परासरण दाब है। ओके, when a semi-permeable membrane is placed between a solution and solvent, it is observed that solvent molecules enter the solution through the semi-permeable membrane and the volume of the solution increases. क्या कहा गया यहाँ पर? When a semi-permeable membrane is placed between a solution and a solvent, जब एक विलायक और एक विलयन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? इट इज ऑब्जर्व दैट solvent molecule enter the solution through the semi permeable membrane. होता क्या है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर को आपका गमन होगा या फ्लो होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। चूंकि सॉल्वेंट आपका क्या कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉल्वेंट आपका इस पार्ट से विलायक से विलयन की ओर गमन कर रहा है, तो देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले वॉल्यूम बराबर था, समान था दोनों जगह। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया है, सॉल्वेंट का क्या हो गया? थोड़ा डिक्रीज कर गया है। क्यों? क्योंकि विलायक उधर से इधर आ गया है। तो वही बताया जा रहा है कि ये फ्लो के कारण या जो गमन हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उसके कारण क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। विलयन का, विलायक से विलयन में विलायक आ रहा है, समझ रहे हो? यानी कि आपने क्या किया? चीनी और पानी का घोल बनाया और एक साइड में आपने पानी रख दिया और दोनों के बीच में आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो होगा क्या? जो घोल बना हुआ है उसमें दूसरी साइड से पानी का फ्लो होगा, यानी कि पानी उधर से इधर को आएगा और अब घोल का वॉल्यूम यानी आयतन आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allow only solvent molecule to pass through it but prevents the passage of bigger molecule like solute. क्या होता है? जो मैंने सबसे पहले बताया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपकी सिर्फ अलाउ कर रही है किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, यानी विलायक के अणुओं को, और विलेय के जो आपके बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं या जो कण है उसके, उनको वो अपने में से पार नहीं होने दे रही है। ओके, दिस फेनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution or from a dilute to a concentrated solution is called osmosis. ठीक है, यही विलायक के इसी गमन को या आपका शुद्ध विलायक से विलयन की ओर चलने की जो प्रक्रिया है उसी को आपका ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि तनु विलायक आपका है या तनु विलयन से आपका सांद्र विलयन की ओर जब विलायक का फ्लो होगा उसको क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस यानी परासरण कहा जाएगा। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड if some extra pressure is applied from the solution side. This pressure that prevents the flow of solvent is called the osmotic pressure of the solution. क्या कहा गया है? मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है, ये आपका सपोज सॉल्वेंट है, ठीक है? तो सॉल्वेंट में क्या है? आपके एक ही प्रकार के कण है विलायक के, ठीक है? दूसरा आपने क्या बोला? इधर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है? ये सॉल्यूशन है, इसमें आपका एक तो सॉल्वेंट है, दूसरा आपका क्या है? यहाँ पर सोल्यूट भी होगा। क्लियर? हमने इन दोनों को क्या कर दिया है? यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने बीच में लगा दी सपोज, ठीक है? अब क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा कहाँ से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, यानी इधर से इधर को आपका गमन होगा, ठीक है? अब क्या किया जाएगा? इस गति को रोकने के लिए या सॉल्वेंट का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर बनाया जाएगा, यानी इस साइड से आप क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, दबाव लगाएंगे ताकि पानी जो है जिसको आप बोल रहे हो कि सॉल्वेंट है वो आपका सॉल्यूशन की ओर ना आ पाए, ठीक है? तो उस फ्लो को रोकने के लिए या सॉल्वेंट जो आपका इधर आ रहा है इसको रोकने के लिए आप एक दबाव लगाएंगे। क्या करेंगे? दबाव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दबाव या दाब लगाएंगे, और यही दाब आपका क्या कहलाएगा? परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे आप कह रहे हैं वो। ओके, क्लियर है?
चलिए, जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज्यादा या अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह होता है तो उसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य बल को परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, चलिए तो मैंने आपको क्या बताया था? परासरण दाब जो होता है आपका, परासरण दाब दिए गए ताप टी पर मोलरता सी के समानुपातिक होता है। इससे क्या समझे? आप कह सकते हैं कि परासरण दाब जो होता है वो दोनों के, टी के भी यानी टेम्परेचर के भी और मोलरता के भी समानुपाती होता है। परासरण दाब आपका होता है, पाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ओके, अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, जहां पर सी आपको पहले ही बताया गया है कि मोलरता है, टी आपको बताया गया है क्या है? आपका टेम्परेचर है, और पाई आपका क्या है बच्चे? यहाँ पर परासरण दाब है। ओके, और आर जो कांस्टेंट आया है वो आर आपका क्या है? यहाँ पर गैस कांस्टेंट होगा, गैस नियतांक जिसे आप कहेंगे। ओके, क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी हमारा आ गया है। अब आपको पता है कि मैम हम तो पहले से ही जानते हैं सी हमारी मोलरता है, और मोलरता बराबर क्या होता है आपका? मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यही तो था मोलरता। जब भी हम मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख रहे थे, यानी सांद्रता का मापन कर रहे थे मात्रात्मक रूप से, तो तब आपने बोला था कि मैम 1 लीटर हम कोई भी विलयन ले लेंगे, उस 1 लीटर विलयन में हम विलेय के मोलों की संख्या की बात करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? मोलरता हो जाती है। क्लियर? चलिए, यदि N2 मोलों की संख्या V आयतन में विलयन में उपस्थित हो तो, यानी N2 अगर मोलों की संख्या है और V आपका आयतन है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 बाई V। नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 में C का मान रखने पर क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू N2 बाई V आर टी। ये हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ भी आपका कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है कि मोलरता की बात 9th क्लास से हम मोलरता को पढ़ते आ रहे हैं।
उस मोलरता फिर उसके न्यूमेरिकल हमने किए, फिर 11th में हमने दोबारा देखा जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अभी यहाँ पर दोबारा से हमने जब कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ रहे थे तभी भी हमने मोलरता को पढ़ा और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। उसी मोलरता की यहाँ पर बात की गई है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, N2/V लिख दिया। ओके, नाउ व्हाट इज N2? N2 क्या है आपका? मोलों की संख्या क्या होती है? आप बोलते हो मैम जितना दिया गया द्रव्यमान रहता है, यानी कि जितने ग्राम हमको बोला है कि इतनी ग्राम चीनी है या इतना ग्राम नमक है, जो भी आपका सॉल्ट है वो जितने ग्राम दिया गया है वही हमारा दिया गया द्रव्यमान होता है। उसके बटे में हम क्या ले लेते हैं, मोलर द्रव्यमान ले लेते हैं, या आणविक भार जिसे हम कह रहे हैं वो ले लेते हैं। यानी आणविक द्रव्यमान से दिए गए द्रव्यमान को अगर विभाजित करते हैं तो हमारा मोलों की संख्या हमें पता चल जाती है। क्लियर? चलिए, यदि M2 आणविक द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो तो इससे क्या समझे, जो विलेय आपने लिया है ना, जिसको आप चीनी बोल रहे थे, ठीक है, वो विलेय का आणविक द्रव्यमान M2 है और जितना आपको उसका दिया गया द्रव्यमान जो बोल रहे हैं वो W2 है। नाउ मोलों की संख्या N2 जो कि क्या है आपकी मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्लियर? और दिया गया द्रव्यमान क्या है आपका W2/M2। आणविक द्रव्यमान कितना है, M2 है। ओके, अब क्या करेंगे, जो आपने पाई की वैल्यू ली है वहां पर आप N2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? तो क्या निकाला था आपने लास्ट में, पाई इज इक्वल टू N2/V इंटू RT, ठीक है। तो आपने क्या किया, पाई इज इक्वल टू N2 के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, W2/M2 इंटू RT/V। क्लियर? अब ये V को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जा लो, पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W2RT/M2। क्लियर? नाउ M2 क्या था, आपको याद होगा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में आपने दोनों जगह M2 को कैलकुलेट किया था, जो कि आपका क्या है यहाँ पर M2 आणविक द्रव्यमान है, किसका, विलेय का। तो आप इस फॉर्मूले से विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, या ये आपका क्या हो सकता है यहाँ पर M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। क्लियर? तो यानी कि अगर आपके पास W2 की वैल्यू है, यानी कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान आपके पास है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास परासरण दाब है, आपके पास वहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो आप विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पर हमने परासरण दाब को समझा, ठीक है। और परासरण दाब अगर आपके पास है, टेम्परेचर है, विलयन का आयतन आपके पास है,
और इसके अलावा आप लोगों के पास अगर दिया गया द्रव्यमान है विलेय का, तो आप क्या कर सकते हैं, गैस नियतांक की वैल्यू है तो आप लोग विलेय के मोलर द्रव्यमान का परिकलन वहां पर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।